सीन स्टार्ट होता है मिस्टी माउंटेन से, जहाँ एक एक करके सारे बीस्ट इवॉल्व होने लगे थे। आने वाले थर्ड स्पिरिचुअल टाइड को अब्सॉर्ब करने लगे थे। स्पिरिचुअल टाइड से सबसे पहले ड्रैगन्स इवॉल्व होते हैं और आइस ड्रैगन और थंडर ड्रैगन तो स्पिरिचुअल टाइड को अब्सॉर्ब करके अब और भी ज्यादा पावरफुल लगने लगते हैं। अपने एलिमेंटल एट्रीब्यूट्स को अपने साथ अब कैरी करने लगते हैं। वैसे व्हाइट टाइगर भी अच्छी तरीके से इवॉल्व हो रहा था। वो बीस्टली स्पिरिट्स को अब पोजेस कर पा रहा था, जो कि थोड़ा बहुत की एनर्जी जैसा ही लग रहा था। सारे बीस्ट अच्छी तरीके से इवॉल्व हो रहे थे, पर जियो का ध्यान बस एक ही बीस्ट पे रह गया था और वो था गोल्डन मंकी। गोल्डन मंकी इस बार स्पार्कल कर रहा था, मानो कि वो स्टार्स की एनर्जी पोजेस करता हो। क्या पता वो आगे चल के मंकी किंग बन जाए, जिसके बारे में जियो अपनी दुनिया में बहुत कुछ पढ़ा था, जिसके बारे में लेजेंड लिखा गया था। स्पिरिचुअल टाइड के आने का बस ये शुरुआत भर ही था। अभी काफी कुछ होना बाकी था। कई सारे बीस्ट का इवॉल्व होना बाकी था। सीन शिफ्ट होता है समंदर के सरफेस पे, जहाँ समंदर के अंदर से एक अनजान सी चीज बाहर आ जाती है। दिखने में तो वो एक आय की तरह लग रहा होता है, जो कि डेंजरस ऑरा रिलीज कर रहा होता है, भयानक लग रहा होता है। ये चीज और कुछ नहीं बल्कि डार्कनेस था, जो कि अभी के लिए बस सेंट्री लेवल का था, इनिशियल स्टेज का था, जिसके अंदर ना के बराबर स्पिरिचुअल एनर्जी था, 0 इवोल्यूशन पॉइंट्स था। फिर भी कुछ सिनिस्टर करने का वो प्लान कर दिया था। काफी टाइम के बाद मैं फ्री हुआ हूँ। हजारों सालों तक उस समंदर के अंदर कैद रह रह के, कड़कड़ाती ठंड में रह रह के मैं बोर हो गया था। अब दुनिया देखने का टाइम आ गया है, दुनिया को बदलने का टाइम आ गया है। पर अभी के लिए मैं बहुत कमजोर हूँ, मुझे कुछ इवोल्यूशन पॉइंट्स चाहिए, और ये मुझे कहाँ मिलेगा मुझे अच्छी तरीके से पता है। बोल के डार्कनेस सीधा अपने टारगेट की ओर बढ़ने लगता है। डार्कनेस का पहला टारगेट एक शिप था, जो कि बदकिस्मती से उसी ओर से जा रहा था। डार्कनेस उस शिप में पहुंच के हर किसी को मार देता है, उनकी एनर्जी को ड्रेन करके उनकी हेल्दी बॉडी को सूखा कर देता है। अब डार्कनेस इंसानी रूप ले लिया था। 1000 से भी ज्यादा इवोल्यूशन पॉइंट्स पाके वो फर्स्ट ट्रांसफर में पहुंच गया था। पर भला इतने से उसका क्या होगा? उसे और ज्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी चाहिए था, और उसके लिए वो हर किसी को मारना चाहता था, मैसेकर करना चाहता था। तभी डार्कनेस को कुछ महसूस होता है, जो कि समंदर की गहराई से आ रहा होता है, और उसकी तरफ तुरंत डार्कनेस चल पड़ता है। हमें यहाँ पे पता चलता है कि समंदर की गहराई में म्यूटेंट गॉडजिला कहीं जा रहा था। वैसे ये वही गॉडजिला था जिसे इंसानों ने बनाया था। सिंथेटिक मटेरियल से उसे क्रिएट किया गया था, और एक वाइवन के एग से उसे पावर मिला था। अब वही डार्कनेस का शिकार होने वाला था, क्योंकि उसके पास अब डार्कनेस जो पहुंच गया था। डार्कनेस तुरंत म्यूटेंट गॉडजिला को पोजेस कर लेता है, और देखते ही देखती थर्ड ट्रांसफर ऑर्डर में पहुंच जाता है। अगर डार्कनेस का ऐसा ही ग्रोथ होता रहा तो वो जियो के लिए बहुत बड़ा खतरा बनेगा। पता नहीं जियो क्या करेगा, ऐसे डार्कनेस से भला कैसे लड़ेगा। म्यूटेंट गॉडजिला को पोजेस करके भी डार्कनेस खुश नहीं था, उसे और ज्यादा चाहिए था। इसलिए वो अपने नेक्स्ट टारगेट की ओर चल पड़ता है, जो उसका पुराना पहचान वाला होता है। सीन शूट होता है ऑस्ट्रेलिया में, जहाँ कैंगरू बीस्ट ऑस्ट्रेलिया की रखवाली कर रहा था, और वो भी स्पिरिचुअल टाइड की ही इंतजार कर रहा था, जो जल्दी ही वहाँ पहुँचने वाला था। वहीं ऑस्ट्रेलिया की गहराई में ऑस्ट्रेलिया का बीस्ट किंग था, जिसे कुछ अजीब सा लग रहा था, कुछ अनहोनी के आने का संदेशा आ रहा था। पिछली बार स्पिरिचुअल टाइड जमीन से निकली थी, पर इस बार स्पिरिचुअल टाइड आसमान से आ रहा है, नहीं कॉस्मोस से आ रहा है। पता नहीं स्पेस को कौन भला कंट्रोल कर रहा है। बोल की बीस्ट किंग सोच ही रहा था कि तभी उसे घूस बम्स आने लगते हैं। ऑस्ट्रेलिया में कुछ अनचाहा खतरा पैर जो रख चुका होता है। वही कैंगरू बीस्ट को भी समंदर से कुछ हलचल दिखने लगा था, और देखते ही देखते उसके सामने गॉडजिला आके खड़ा हो गया था। रुक जाओ, तुम यहाँ नहीं आ सकते। तुम्हारी ऐसी हरकत से हम फ्रीडम फेडरेशन के साथ वॉर क्रिएट कर देंगे। वापस लौट जाओ बीस्ट, तुम्हारी यहाँ पे कोई जगह नहीं है। बोल के कैंगरू बीस्ट गॉडजिला को धमकाने लगता है, पर गॉडजिला तो इस वक्त पोजेस होके रखा था। वो कहाँ भला कैंगरू बीस्ट की बातें सुनने वाला था। कैंगरू बीस्ट का जवाब गॉडजिला अपने रेडियो एक्टिव ब्लास्ट से देता है, जो अपने सामने सब कुछ तबाह कर देता है, प्लेट्यूस और पहाड़ों को चीर के रख देता है। कैंगरू बीस्ट कभी नहीं सोचा था कि गॉडजिला इतना पावरफुल होगा। अच्छा हुआ कि टाइम पे उस अटैक को वो डॉच कर दिया था, वरना तो कैंगरू बीस्ट का खेल वही खत्म हो जाना था। क्योंकि भयंकर तबाही मची थी तो चारों तरफ धुआं धुआं हो गया था, और जब धूल और धुआं क्लियर हुआ तब कैंगरू बीस्ट के पीछे उसका मास्टर आ खड़ा हो गया था। ऑस्ट्रेलिया का बीस्ट किंग आके खड़ा हो गया था।
तुम तो गॉडजिला नहीं हो, कौन हो तुम? बोल के बीस्ट किंग गरजने लगता है और कैंगरू बीस्ट को रिट्रीट करने के लिए बोल देता है। बीस्ट किंग कैंगरू बीस्ट को समझा दिया था कि वो रिट्रीट कर जाए और इस अननोन बीस्ट को संभालने का जिम्मा वो उस पे छोड़ दी। पर क्या डार्कनेस बीस्ट किंग के सवालों का जवाब देने वाला था? बिल्कुल नहीं। गॉडजिला के रूप में डार्कनेस तो फिर से रेडियो एक्टिव ब्लास्ट कर देता है। बीस्ट किंग को मारने की वो हर मुमकिन कोशिश करता है, पर बीस्ट किंग भी कोई कमजोर खिलाड़ी नहीं था, वो इतनी जल्दी हार मानने वाला भी नहीं था। गॉडजिला के ब्लास्ट को बीस्ट किंग अपने टेंटेकल से रोक लेता है और तो और अपने कई सारे टेंटेकल से वो गॉडजिला को जकड़ने भी लगता है। बीस्ट किंग उतने में ही नहीं रुकता, बीस्ट किंग के टेंटेकल्स एसिड प्रोड्यूस कर सकता था और बंधे हुए गॉडजिला पे वो एसिड छिड़कना भी स्टार्ट कर दिया था। गॉडजिला को पूरी तरह से अपने स्लाइमी एसिड से कवर कर दिया था। यहाँ कोई और बीस्ट होता तो वहीं जल के राख हो जाता, पर ये तो गॉडजिला था, गॉडजिला के रूप में खुद डार्कनेस था। ये भला इतनी जल्दी कहाँ खत्म होने वाला था? एसिड से घिरा हुआ गॉडजिला शाइन करने लगता है, उसके चारों ओर से रेडियो एक्टिव ब्लास्ट निकलने लगता है और इसी के साथ गॉडजिला अपने स्लाइमी प्रिजन से फ्री हो जाता है। इस वक्त तक गॉडजिला की हरकतों से बीस्ट किंग बहुत गुस्सा होने लगा था और इसी गुस्से से वो गॉडजिला की पूंछ को पकड़ लेता है और उसे उठा उठा के जमीन में पटकने लगता है। बस इतना ही नहीं, बीस्ट किंग अपने सारे टेंटेकल्स से गॉडजिला के हर एक लिम्स को पकड़ लेता है, उसके पूंछ को भी पकड़ लेता है और पांचों ओर से उसे खींचने लगता है, उसके टुकड़े टुकड़े करने लगता है। इस बीच गॉडजिला चीख रहा था, चिल्ला रहा था, पर बीस्ट किंग कहाँ रुकने वाला था, वो तो अपने नेक्स्ट मूव को चलने की तैयारी भी कर दिया था। प्यारे व्यूअर्स, एक्सप्लेन करने के लिए बस 1.5 ही चैप्टर बाकी हैं, जो नेक्स्ट एपिसोड में खत्म हो जाएगा। हाँ, जब तक कि सैटरडे संडे को एज ऑफ ट्री के न्यू चैप्टर्स पब्लिश ना हो जाएं, तब तक मैं सोच रहा हूँ कि मेरे अटके हुए मानवा को एक्सप्लेन कर दूं, जैसे कि मिस्टर इनविंसिबल इन द मॉडर्न वर्ल्ड या फिर डिमोनिक नेक्रोमेंसर। सीन स्टार्ट होता है ऑस्ट्रेलिया से, जहां डार्कनेस पहुंच गया था। ऑस्ट्रेलिया की बीस्ट किंग को ढूंढते ढूंढते वो वहां पहुंच गया था, एक स्ट्रॉन्गर ओपोनेंट को ढूंढते ढूंढते वो वहां पहुंच गया था। ऑस्ट्रेलिया में एक घमासान लड़ाई भी शुरू हो गया था। गॉडजिला को पोजेस किया हुआ डार्कनेस और ऑस्ट्रेलिया का बीस्ट किंग अब एक दूसरे से लड़ने लगी थी, एक दूसरे के जान के प्यासे हो गए थे। ऑस्ट्रेलिया का बीस्ट किंग तो अब गॉडजिला को चारों ओर से जकड़ भी चुका था, उसके हाथ पैर और पूंछ को अपने टेंटेकल्स में कसने भी लगा था। देखते ही देखते बीस्ट किंग गॉडजिला की टुकड़े टुकड़े करने लगता है, उसे लिम्ब बाय लिम्ब फाड़ने भी लगता है। गॉडजिला चीख रहा था, चिल्ला रहा था, पर बीस्ट किंग उसकी एक नहीं सुन रहा था। अब चीखने से क्या फायदा, चीखना बंद कर, तुम्हें मेरे इलाके में पैर भी नहीं रखना चाहिए था, अब जलना नरक की आग में, आफ्टर लाइफ में। बोल के बीस्ट किंग अपने सारे पोर्स खोल देता है, जिससे धमाकेदार एनर्जी निकलने लगती है और वो एनर्जी बीम्स का टारगेट गॉडजिला होता है। भयंकर तबाही होता है और गॉडजिला की तो चिथड़े उड़ जाता है। वैसे ये बीस्ट किंग कैसा लग रहा है? मुझे तो ये मिक्सचर ऑफ जेलीफिश, टोड और थोड़ा बहुत ऑक्टोपस जैसा लग रहा है। हाँ, पता नहीं उसके सीन कौन से जानवर के हैं, शायद डियर या भैंस के हैं। बैटल का ऐसा रिजल्ट देख कोई भी सोचता कि बीस्ट किंग ही यह बैटल जीत गया है, इसीलिए तो कैंगरू बीस्ट भी खुश हो रहा था, क्योंकि उसका मास्टर विजेता जो हो गया था, अपने दुश्मन के वो चिथड़े जो उड़ा दिया था। पर अचानक कुछ अजीब सा होने लगता है। गॉडजिला का जो बॉडी डिसइंटीग्रेट हो गया था, जिसका हड्डी भी नहीं बचा था, वो बॉडी अब रिजुविनेट होने लगा था, धीरे धीरे हील होने लगा था। ऐसा रीजनरेशन बीस्ट किंग कभी नहीं देखा था, क्योंकि कुछ इम्पॉसिबल उसके सामने जो हो रहा था। थोड़ा बहुत अपने घाव को हील करना चलता है, अपने कुछ बॉडी पार्ट्स को हील करना चलता है, पर बीस्ट किंग के सामने एक ऐसा क्रिएचर था जो कि पूरी तरीके से मर चुका था। कुछ देर पहले उसके वाइटल्स का भी नामो निशान नहीं था, मतलब मुर्दा जिंदा हो गया था। कौन हो तुम, आखिरकार कौन हो तुम? बोल के बीस्ट किंग चीखने लगता है और उसकी ऐसी चीख सुन गॉडजिला हंसने लगता है। अरे अरे, तुम अभी से शौक में आ रहे हो? अभी तो बहुत कुछ बाकी है। मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं था कि इस दुनिया में म्यूटेंट ट्री को छोड़ के एक दूसरा पावरफुल बीस्ट भी है। मुझे यहाँ आके
बहुत अच्छा लगा, तुमसे लड़के बहुत अच्छा लगा, बोल के गॉडजिला फूट फूट के हंसने लगता है। पर अब गॉडजिला के चारों तरफ एक अंधेरी सी छाया पनपने लगती है और उसे देख बीस्ट किंग थोड़ा बहुत पीछे हटता है। क्या हो तुम? तुम्हारे यहाँ आने का मकसद क्या है? बोल के बीस्ट किंग के मन में ही सवाल नहीं उठ रहा था। कैंगरू बीस्ट भी उतना सरप्राइज था क्योंकि वो पहली बार ऐसा क्रिएचर देख रहा था जो उसके मास्टर को, ऑस्ट्रेलिया के किंग को पीछे हटने पे मजबूर कर रहा था, डरा रहा था। तुम जानना चाहते हो मुझे क्या चाहिए? मुझे तुम्हारा बॉडी चाहिए, बोल के गॉडजिला बीस्ट किंग के करीब आ जाता है और उसे अपने पंजों में जकड़ने लगता है, उसे निगलने की कोशिश करने लगता है। अब गॉडजिला बस एक लिजर्ड जैसा नहीं लग रहा था, उसके चारों ओर से अंधेरी ताकत निकल रही थी जो बीस्ट किंग को मुंह खोल के निगलने की कोशिश कर रही थी, डिवाउर करने की कोशिश कर रही थी। ऐसा सोचना भी मत, बोल के बीस्ट किंग अपना आखिरी दाव चलने लगता है, ऑब्लिवियन ब्लास्ट यूज करने लगता है। ऑब्लिवियन ब्लास्ट एक स्पिरिचुअल ब्लास्ट था जो हर चीज को, हर एक मैटर को तबाह कर सकता था और इससे तो डार्कनेस भी थोड़ी देर के लिए घबरा गया था। देखते ही देखते भयानक विस्फोट होता है, एक ऐसा एक्सप्लोजन होता है जो स्पेस से भी दिखने लगता है और उस एक्सप्लोजन से पूरा एरिया मैग्मा में बदल जाता है, लावा में बदल जाता है। ऐसा एक्सप्लोजन जिससे गॉडजिला का नामो निशान मिट गया था, पूरे एरिया के टेरेन को ही बदल दिया था। पता नहीं वैसे अटैक से ये कैंगरू बीस्ट कैसे बच गया था, शायद उसका मास्टर उसे बचा लिया। अब डार्कनेस का असली रूप सामने आ गया था जो कि वो इनिशियल स्टेज का आंख था। तो ये है तुम्हारा असली रूप, कोई बात नहीं, तुम जल्दी ही मारे जाओगे। पता है मेरा स्ट्रॉन्गेस्ट एबिलिटी क्या है? मेरा स्ट्रॉन्गेस्ट एबिलिटी है क्रिएशन और कॉम्बिनेशन। क्रिएशन स्किल से मैं अपनी तरह किसी भी क्रिएचर को बना सकता हूँ और कॉम्बिनेशन स्किल से मैं जिस भी क्रिएचर को खाता हूँ उनके स्किल को अपना बना सकता हूँ। अब तुम मेरे खाना बनोगे, बोल के बीस्ट किंग अपने डिवाउर स्किल को एक्टिवेट कर देता है जिससे बीस्ट किंग के अंदर से भी एक अंधेरी दांतों वाला स्वरूप निकल आता है जो डार्कनेस को गटक जाता है। वहाँ जो भी हुआ था वो देख बेचारा कैंगरू बीस्ट तो बहुत कंफ्यूज हो गया था। वहाँ कौन जीता और कौन हारा उसकी समझ में तो बिल्कुल नहीं आ रहा था। मैं किंग अब जीते या हारे, बोल के कैंगरू बीस्ट जैसे ही शक करने लगता है उसे गूज़बम्प्स आने लगते हैं क्योंकि उसका किंग अब दहाड़ने जो लगा था। तुम मुझ पे शक कर रहे हो? तुम्हें क्या लगता है मैं हार जाऊंगा? बोल के बीस्ट किंग कैंगरू बीस्ट को डराने धमकाने लगता है, उसे अपने एनर्जी से दबाने लगता है। कैंगरू बीस्ट बहुत डर गया था इसलिए तो वो झुक के अपने मास्टर से माफी मांगने लगा था, पर अंदर ही अंदर उसे भी एक डाउट सा आ गया था। डाउट की उसके सामने जो है उसके मास्टर की तरह जरूर दिख रहा है पर उससे एक दुश्मन की बू आ रही है। पर कैंगरू बीस्ट कुछ नहीं कर सकता था, वो अपने मास्टर से सवाल भला कैसे उठा सकता था। अचानक बीस्ट किंग का एक टेंटेकल कैंगरू बीस्ट की ओर बढ़ने लगता है जिससे कैंगरू बीस्ट तो घबरा ही जाता है। उसे लगने लगा था कि बीस्ट किंग उसे मारने वाला है या फिर कोई पनिशमेंट देने वाला है, पर उससे उल्टा तो बीस्ट किंग उसे एक बूंद देता है, कैंगरू बीस्ट को अपना थोड़ा एनर्जी दे देता है। अब कैंगरू बीस्ट बहुत पावरफुल महसूस करने लगा था और ये न्यू पावर पैक की वो बहुत खुश हो रहा था। ये उतना बुरा भी नहीं है, मैं अब दूसरे क्रिएचर्स को न्यू एबिलिटीज दे सकता हूँ। बुलाओ यहाँ सबको, मुझे मेरे सभी बीस्ट से मिलना है, बोल के बीस्ट किंग कैंगरू बीस्ट को अपना नेक्स्ट कमांड दे देता है। अब ऑस्ट्रेलिया के सारे बीस्ट एक जगह जमा होने लगे थे। वैम्पायर बैट्स, कोवाला, प्लेटिपस, कोमोडो ड्रैगन और पता नहीं कौन कौन से बीस्ट वहाँ आने लगे थे। बीस्ट का बहुत बड़ा बैठक वहाँ होने वाला था जहाँ पूरे कॉन्टिनेंट का बीस्ट आर्मी शामिल था और उन सबको देख के बीस्ट किंग घुर्राने लगा था। ये बीस्ट किंग आखिर है कौन? बैटल में डार्कनेस जीता या बीस्ट किंग? क्या बीस्ट किंग के बॉडी को डार्कनेस पोजेस कर लिया या डार्कनेस को ही बीस्ट किंग ने अब्सॉर्ब कर लिया? ये सब तो हमें आगे ही पता चलेगा। सीन स्टार्ट होता है ऑस्ट्रेलिया से जहां फिलहाल ही एक घमासान बैटल खत्म हुई थी। डार्कनेस और किंग ऑफ बीस्ट के बीच मौत का खेल चल रही थी। वैसे बैटल को देख के तो लग रहा था कि डार्कनेस हार गया है, किंग ऑफ बीस्ट ने डार्कनेस को निगल लिया है, उसे हरा दिया है, पर सच्चाई क्या था ये तो किसी को भी नहीं पता था।
वैसे कैंगरू बीस्ट थोड़ा बहुत शक जरूर कर रहा था कि जो दिख रहा है वैसा वहाँ है नहीं है, पर वो भला क्या करे। वो अपने मास्टर के सामने तो खड़ा नहीं हो सकता था, ना ही उसको वो सवाल जवाब कर सकता था। ऊपर से उसका मास्टर उसे एक बूंद दे दिया था, एक ब्लेसिंग दे दिया था, उसे और ज्यादा पावरफुल बना दिया था। अब भला कैंगरू बीस्ट क्या ही बोले, वो तो अब खुशी से उछल रहा था। किंग ऑफ बीस्ट ने तो अब अपना नेक्स्ट ऑर्डर भी दे दिया था, ऑर्डर की ऑस्ट्रेलिया के सारे बीस्ट को एक जगह पे जमा किया जाए, और वो कमांड तुरंत अप्लाई भी हो गया था। ऑस्ट्रेलिया के चारों ओर से एक जगह पे बीस्ट जमा होने लगी थी। छोटे से बड़े जायंटिक और टाइनी बीस्ट भी वहाँ आने लगी थी। सीन शिफ्ट होता है मिस्टी माउंटेन में, जहाँ जियो अपने वॉइड रूट से एक डायमेंशनल पोर्टल खोल दिया था। एक अलग ही दुनिया से स्पिरिचुअल टाइड को अपने बीस्ट के लिए वो ले आया था। पूरी दुनिया में अभी स्पिरिचुअल टाइड आया नहीं था, पर जियो अपने मिस्टी माउंटेन में वो काम एडवांस में कर दिया था। कई सारे बीस्ट इवॉल्व हो रही थी। जियो का स्पिरिचुअल टाइड तो उसके 7 डायमेंशन में भी जाने लगी थी। उसका 7 डायमेंशन अब धीरे धीरे एक्सपैंड हो रहा था। स्पिरिचुअल एनर्जी से हर एक डायमेंशन भरने लगा था। मिस्टी माउंटेन के सारे बीस्ट अब उस डायमेंशन में आराम से जा आ सकती थी, वहाँ ट्रेनिंग कर सकती थी। वैसे इससे जियो का भी एक फायदा हो गया। अब जियो कहीं भी अपनी बीस्ट आर्मी को चुटकियों में ले जा सकता था, उनको अपने पॉकेट डायमेंशन में रख जो सकता था। डायमेंशन ऑफ लाइफ में मरमेड क्वीन भी आने वाले स्पिरिचुअल टाइड को महसूस कर पा रही थी, और उसमें नहा के वो अपने आप को स्ट्रॉन्गर बना रही थी। बाहर एंशिएंट टेम्पोरल एलिगेटर भी इवॉल्व हो गया था। वो अब एक ट्रू ड्रैगन बन गया था। वो अब पंखों से सुसज्जित हो गया था और कहीं भी उड़ के जा आ सकता था। ये सब देख जियो भी अपने रूट्स को देखने लगता है। जियो के रूट्स वुड ड्रैगन के लेवल 3 में होते हैं, हाफ ड्रैगन स्टेज में होते हैं। इसलिए जियो भी सोचता है कि वो अगर एक ट्रू ड्रैगन बन गया तो क्या वो उड़ पाएगा, उससे उसका ट्रांसपोर्टेशन बहुत इजी हो जाएगा। तभी जियो को कुछ एहसास होता है जिससे उसके रोम रोम कांप उठता है। ये जो ऑरा ऑस्ट्रेलिया से आ रहा था, मतलब वहाँ अब डार्कनेस पहुंच गया था। सीन शिफ्ट होता है ऑस्ट्रेलिया में, जहाँ बीस्ट किंग अपने पूरे आर्मी को कोस्टल एरिया की ओर ला रहा था, समुद्र के पास लेके आ रहा था। ये हमारा किंग हमें समुद्र के पास क्यों लेके आ रहा है, इसका इरादा क्या है, बोल के कैंगरू बीस्ट सोच ही रहा था कि तभी समुद्र के अंदर से बड़े बड़े बीस्ट आने लगते हैं, सी बीस्ट आने लगते हैं, जो कि समुद्र के पानी को मैनिपुलेट कर रहे होते हैं। तुम लोगों की यहाँ आने की हिम्मत कैसे हुई? पिछली बार भी तुम्हारे साथी यहाँ आए थे और वो यहाँ से बच के नहीं गए थे। तुम लोग भी यहीं पे ही मारे जाओगे। फ्लॉड ड्रैगन के आफ्टर लाइफ में तुम साथी बनोगे, बोल के कैंगरू बीस्ट चीख रहा था, चिल्ला रहा था, सी बीस्ट को धमका रहा था। पर कोई भी सी बीस्ट उस पर ध्यान नहीं दे रहा था, बल्कि वहाँ कुछ अजीब हो रहा था। सारे के सारे सी बीस्ट पता नहीं क्यों झुक गए थे, मानो वो अपने मोनार्क को रेस्पेक्ट दे रहे थे। तब कैंगरू बीस्ट को समझ में आता है कि उनका बीस्ट किंग अब नहीं रहा है, उस पे एनिमी ने काबू कर लिया है, उसको पोजेस कर लिया है। वैसे इस बात पे उसे पहले ही ध्यान देना चाहिए था। ऑस्ट्रेलिया के बीस्ट किंग की 2 आंख थी, पर उनका दुश्मन जो वहाँ आया था उसका एक ही आंख था, और अब बीस्ट किंग का भी एक ही आंख हो गया है, जिससे मैलिस निकल रहा है, विकेडनेस और शैतानी उभर रहा है। तो यहाँ सब आ गए हैं, तो चलो अपने इवोल्यूशन के लिए तैयार हो जाओ, बोल के डार्कनेस अपने टेंटेकल्स को हवा में लहराने लगता है और स्पिरिचुअल टाइड के लिए गेट खोल देता है। वो भी इंटर डायमेंशनल स्किल यूज करने लगता है। स्पिरिचुअल टाइड अब चारों ओर बिखरने लगती है, जिसमें ऑस्ट्रेलिया की बीस्ट आर्मी और समुद्र की बीस्ट हर कोई इवॉल्व होने लगता है, स्पिरिचुअल एनर्जी को अब्सॉर्ब करने लगता है। बाहरी दुनिया में भी अब टाइम ऐसे ही बीत रहा था। देखते ही देखते 2 हफ्ता बीत चुका था। वैसे अब पूरी दुनिया में स्पिरिचुअल टाइड आ चुकी थी, जो पूरी दुनिया को अब धीरे धीरे बदल रही थी। पर जैसे पिछली बार स्पिरिचुअल टाइड आया था, वैसा इस बार नहीं हो रहा था। दुनिया के कोने कोने में डायमेंशनल क्रैक हुआ था और उसी से स्पिरिचुअल टाइड आ रहा था, स्पिरिचुअल एनर्जी लीक हो रहा था। उस क्रैक के नीचे जो भी बीस्ट थे, जो भी ह्यूमन सिटी थे, सिर्फ वही इवॉल्व हो पा रहे थे और बाकी पीछे रह गए थे। इसलिए एक जंग छिड़ रही थी। उस डायमेंशनल क्रैक को अपने काबू में रखने के लिए हर कोई कोशिश कर रहा था। बीस्ट और ह्यूमंस के बीच फिर से जंग छिड़ रहा था। इस बार तो जायंटिक बीस्ट उभर के आ रहे थे। नॉर्मल वुल्व्स भी अब हाथी जितने बड़े हो गए थे। कहीं कहीं जगह पे तो लोग बोल रहे थे कि वो लोग एक भालू देखे थे, एक जायंटिक भालू देखे थे, जो कि विशाल काय था, पहाड़ी जितना बड़ा था।
और जिसका एक ही पैर बिल्डिंग जितना बड़ा था। इस बार का स्पिरिचुअल टाइड हर किसी के दिमाग से खेल रहा था, जिसकी वजह से चारों ओर मैसेकर हो रहा था, खून खराबा हो रहा था। बड़े बड़े कंट्री भी अपने कंट्री से काबू खो दिए थे और केओस में हिस्सा ले लिए थे, तबाही और बर्बादी का एजेंट बन गए थे। वैसे फेडरेशन के ऊपर भी एक डायमेंशनल क्रैक बना था, पर वहाँ क्या हुआ था अभी तक उसका अपडेट नहीं आया था। सावलिंग की डार्क काउंसिल भी खुश थी, क्योंकि उनके रीजन में भी एक डायमेंशनल क्रैक बना था, जिससे वो इवोल्यूशन में हिस्सा ले रहे थे और वो इस डायमेंशनल क्रैक को किसी के साथ शेयर नहीं करने वाले थे। वैसे 10 नेशन अलायंस में तो अलग ही चर्चा हो रहा था। वहाँ हर कोई खुश थे और अपने बिशप को चीयर कर रहे थे। वहाँ के लोग सोच रहे थे कि ये डायमेंशनल क्रैक बिशप ने खोला है और वहाँ से जो स्पिरिचुअल टाइड निकल रही है वो उनके बिशप का ही एक मिरेकल है। कई जगहों पे कई क्रैक खोले थे, जिसकी वजह से कंटिन्यूअस लड़ाई हो रहे थे, एरिया कॉन्कर हो रहे थे। इन सब से अब जियो भी वाकिफ हो गया था। उसे भी अब पता चल गया था कि पूरी दुनिया में अब स्पिरिचुअल टाइड आ गया है, पर उसका ध्यान किसी और चीज में था। जियो के रूट से उसको पता चल रहा था कि दुनिया एक्सपैंड हो रहा है, उनकी धरती बड़ी हो रही है, इवॉल्व हो रही है। सीन शिफ्ट होता है 10 नेशन अलायंस के किसी बाहरी सिटी में, जिसकी ओर ड्रैगन बीस्ट बढ़ा चला आ रहा था। वैसे ये ड्रैगन बीस्ट वही ड्रैगन बीस्ट था जिसका जियो काम तमाम कर दिया था, जिसे डार्कनेस ने किसी तरह बचा लिया था, रेजरेक्ट कर लिया था। अब वो पूरी तरीके से इवॉल्व हो गया था, द ब्लैक ड्रैगन बन गया था। इंसानों, तुम लोग मरने के लिए तैयार हो जाओ। तुम लोगों ने मुझ पे हमला किया था, अब देखो मैं बदला लेने के लिए आ गया हूँ। तुम लोगों को खत्म करके मैं उस सांप को कुचलूंगा जिस पर्पल सांप ने मुझे अधमरा कर दिया था। बोल के वो ब्लैक ड्रैगन मुंह खोल के शहर की ओर बढ़ने लगता है, अपने हमले की तैयारी करने लगता है। पर शहर के लोग बड़े बेखौफ थे। वो तो ड्रैगन को देख के सेल्फी ले रहे थे और तो और सोशल मीडिया में लाइव ब्रॉडकास्ट भी कर रहे थे। पर जल्दी ही उनका मजा सजा में बदल जाता है, जैसे ही ब्लैक ड्रैगन शहर में एनर्जी ब्लास्ट कर देता है, बड़े बड़े बिल्डिंग्स को चकनाचूर कर देता है, जबरदस्त एक्सप्लोजन करने लगता है। सीन स्टार्ट होता है समंदर की गहराई से, जहाँ रिसेंटली एक बहुत बड़ी बैटल हुई थी। जियो एक ड्रैगन बीस्ट को हरा दिया था और ऊपर से वो डार्कनेस से भी मिल लिया था। डार्कनेस से जियो को एक अच्छा खासा ऑफर भी मिला था, पर उसे जियो ठुकरा दिया था। जियो अब खुलेआम डार्कनेस से वॉर डिक्लेयर कर दिया था। अब जियो डार्कनेस का दुश्मन बन गया था। डार्कनेस वहां से चला तो गया, पर अपने साथ वो ड्रैगन बीस्ट को ले गया, उसे हील करने के लिए वो ले गया। तब तक जियो भी मिस्टी माउंटेन वापस लौटने लगा था और वहाँ का हाल वो इंसानों पे छोड़ दिया था। वहीं समंदर की सरफेस में इंसान फिर से एक्टिव हो गए थे, क्योंकि वो ड्रैगन के गिरते स्पिरिचुअल एनर्जी को महसूस कर लिए थे। वो समंदर में ड्रैगन बीस्ट को ढूंढने लगे थे, पर तब तक बहुत देर हो गई थी। डार्कनेस ने अपना काम कर लिया था। शायद इंसानों को ड्रैगन बीस्ट कभी नहीं मिलने वाला था। सीन शिफ्ट होता है मिस्टी माउंटेन में, जहाँ पांडा कल्टीवेशन कर रहा था, अपने आप को इवॉल्व कर रहा था। वो अब थर्ड ट्रांसन ऑर्डर की पीक में पहुंच गया था और अपने भाइयों की तरह आयरन ईटर बन गया था। पैंडा के ऐसे इवोल्यूशन से डिवाइन फ्लावर बहुत खुश हो रही थी। वो तो पहले से ही लुई द पैंडा को लाइक कर रही थी। पैंडा के ऐसे इवोल्यूशन से तो जियो भी खुश हो रहा था, पर इस वक्त उसका ध्यान किसी और चीज में था। ड्रैगन बीस्ट से लड़के अब 3 दिन बीत चुका था और धीरे धीरे स्पिरिचुअल टाइड आने का टाइम आ गया था। अब टाइम आ गया था कि जियो मिस्टी माउंटेन के सारे बीस्ट को अपने पास बुलाए, स्पिरिचुअल टाइड से उनको वाकिफ करवाए। इसलिए जियो अपने तीनों पेरेग्रिन फॉल्कन को समन करता है और मिस्टी माउंटेन के सारे बीस्ट को मिस्टी माउंटेन में वापस लाने का काम सौंप देता है। अब सावलिंग को काम सौंपने का टाइम आ गया था और उसे क्या काम देना था जियो को अच्छी तरीके से पता था। सावलिंग, क्या तुम्हारा टीम स्पिरिचुअल ऑर्बिटल कैनन बना सकता है? बोल के जियो सावलिंग से क्वेश्चन करने लगता है। इन्फेर्नो सिटी सावलिंग के अंडर था, पर इन्फेर्नो सिटी में इतना रिसोर्स नहीं था कि वो स्पिरिचुअल ऑर्बिटल कैनन बना पाए। पर हाँ, वो स्पिरिचुअल गाइडेड मिसाइल जरूर बना सकते थे। इसलिए जियो सावलिंग को स्पिरिचुअल गाइडेड मिसाइल्स बनाने का काम सौंप देता है और वो रिक्वेस्ट लार्ज क्वांटिटी में देता है। इसके बाद जियो
किंग जाओ के पास पहुंच जाता है और उसे अपने 3 सिटीज के बारे में इंक्वायरी करने लगता है। ये 3 सिटीज वही सिटीज थे जिसको मिस्टी माउंटेन रिसेंटली कॉन्कर किया था और अपना वेसल्स बना दिया था। इन 3 सिटीज को किंग जाओ सुपरवाइज कर रहा था, इसीलिए तो जियो उससे सवाल जवाब कर रहा था। मास्टर, ये 3 सिटीज बीस्ट के साथ कोएग्जिस्ट कर रहे हैं। बीस्ट के साथ वो लोग मिलजुल के रह रहे हैं। रिसेंटली तो कुछ बीस्ट ह्यूमंस के साथ कॉन्ट्रैक्ट भी साइन किए हैं, इंसानों का कॉम्बैट पार्टनर बने हैं। बोल के किंग जाओ जियो को सब कुछ एक्सप्लेन करने लगता है और ये सब सुन के जियो बहुत खुश हो जाता है, क्योंकि ये 3 नेशन मिस्टी माउंटेन के साथ कोएग्जिस्ट कर रहे थे, बीस्ट के साथ कोएग्जिस्ट कर रहे थे, तो उनका भी स्पिरिचुअल टाइड से फायदा करवाना था, इवॉल्व करवाना था। इसीलिए तो जियो स्पिरिचुअल टाइड के बारे में इंफॉर्मेशन भेजने का, इवोल्यूशन के बारे में इंफॉर्मेशन भेजने का काम किंग जाओ को दे देता है। पर यहाँ शाओलिंग एक चीज करेक्शन करती है। वो किंग जाओ को एडवाइस देती है कि वो लोगों को तीनों नेशंस के सुपर ह्यूमंस को स्पिरिचुअल टाइड के बारे में जरूर बताए, पर स्पिरिचुअल टाइड का नाम सीधा ना लेके वो सारे सुपर ह्यूमंस को गॉड ट्री का मिरेकल बताए। हाँ, एक तरीके से शाओलिंग ठीक ही बोल रही थी। अगर तीनों नेशन के सुपर ह्यूमंस स्पिरिचुअल टाइड को जियो का मिरेकल समझे तो वो जियो द गॉड ट्री पे और ज्यादा विश्वास करने लगेंगे, गॉड ट्री को अपना मसीहा समझने लगेंगे। किंग जाओ सब कुछ समझ लेता है और तीनों नेशन को आने वाले मिरेकल के बारे में समझाने के लिए, उनको उसके लिए प्रिपेयर करने के लिए उनके पास तुरंत चला जाता है। अब जियो शाओलिंग को डार्कनेस के बारे में बताने लगता है। शाओलिंग, मैंने उसे देखा, मैंने खुद डार्कनेस को देखा। वो डार्कनेस का बस थोड़ा सा ही हिस्सा था, पर उससे जो एनर्जी निकल रहा था, जो ऑरा निकल रहा था, वो बहुत ज्यादा पावरफुल था। मुझे लगने लगा था कि मैं पावरफुल हो गया हूँ, मैं डार्कनेस का सामना करने के लिए तैयार हो गया हूँ। पर जब वो मेरे सामने सचमुच आ गया, मेरा तन बदन कांपने लगा, मुझे गूस बम्स आने लगा। तब मुझे पता चला कि मैं कितना कमजोर हूँ। बोल के जियो अपने एनकाउंटर के बारे में बताने लगता है, डार्कनेस की मुलाकात के बारे में बताने लगता है, जिसपे शाओलिंग जियो को दिलासा देने लगती है। शाओलिंग जियो को समझाती है कि वो चिंता ना करे, उसके बीस्ट वो खुद हमेशा उसका साथ देंगे और वो डार्कनेस को जरूर हराएंगे। शाओलिंग ठीक ही बोल रही थी। डार्कनेस के बारे में चिंता करने से ज्यादा जियो को खुद के बारे में चिंता करना चाहिए, खुद को स्ट्रॉन्गर बनाना चाहिए, और जियो वो जरूर करेगा। सीन शिफ्ट होता है मून में, जहाँ जियो का बोया हुआ बीज अब उगने लगा था। स्पिरिचुअल एनर्जी को ऑब्जर्व करके वो अब अपना स्वरूप लेने लगा था। लोरियल ट्री अब बहुत ज्यादा सुंदर दिख रहा था, चांद की तरह वो एक मास्टरपीस जैसा लगने लगा था। जियो मिस्टी माउंटेन में रह के भी लोरियल ट्री को महसूस कर पा रहा था। जियो जान चुका था कि लोरियल ट्री अब बड़ा हो रहा है, पर अभी तक वो फुल्ली ग्रो नहीं हुआ है। वैसे चांद पे तो इंसान भी रिसर्च कर रहे थे, उसे एक्सप्लोर करके उसे हमेशा मॉनिटर कर रहे थे। वैसे तो कुछ बच्चे भी अपने टेलीस्कोप से मून को देख रहे थे और मून में उग रहे ट्री को देख के वो सरप्राइज होने लगे थे। डैडी, मून में एक पेड़ उग रहा है और वो बहुत सुंदर लग रहा है। अरे चुप कर नालायक, तुम्हारा इमेजिनेशन कुछ ज्यादा ही हो रहा है, खेलना बंद करो और जाओ चुपचाप पढ़ाई करो। बोल के तो एक बच्चे और उसके बाप में बहस भी होने लगे थे। सीन शिफ्ट होता है एस्ट्रोनॉमी ब्यूरो में, जहाँ एस्ट्रोनॉट्स डिफरेंट प्लैनेट्स को स्टडी कर रहे थे और वो लोग मून पे एक प्लांट देख के सरप्राइज हो गए थे, शॉक में चले गए थे और तुरंत स्पिरिचुअल पावर मॉनिटरिंग ब्यूरो को इन्फॉर्म करने लगे थे। ये एक लोरियल ट्री है, पता नहीं ये कैसे मून पे उग गया है। अगर ये पूरी तरीके से बड़ा हो गया तो बहुत बड़ी मुसीबत होगी, इससे संतुलन बिगड़ सकता है। चांद और धरती के बीच जो मैग्नेटिक अट्रैक्शन है वो इस लोरियल ट्री से खत्म भी हो सकता है, और अगर ये लोरियल ट्री दूसरा डिमोनिक ट्री बन गया तो हमारा मुसीबत दुगना हो सकता है। बोल के एस्ट्रोनॉट स्पिरिचुअल पावर मॉनिटरिंग ब्यूरो को इन्फॉर्म करने लगे थे। सीन शिफ्ट होता है मिस्टी माउंटेन में, जहाँ मिस्टी माउंटेन के सारे बीस्ट जियो के सामने जमा होने लगे थे। चारों पेरेग्रिन फाल्कन, क्रेन और वल्चर अब जियो के पास चले आए थे। आर्टिक स्नोबेयर अपनी सेना के साथ और स्नो जायंट के साथ जियो के पास जमा हो गए थे। स्पाइडर क्वीन अपने स्पाइडर आर्मी के साथ, मैंटिस क्वीन अपने मैंटिस आर्मी के साथ, आंट क्वीन अपनी आंट आर्मी के साथ, गोरिल्ला किंग अपनी गोरिल्ला आर्मी के साथ और तो स्पाइडर मंकी अपने पूरे मंकी आर्मी के साथ सब के सब अब जियो के पास इकट्ठे होने लगे थे। वैसे वहाँ टाइगर आर्मी और रैट आर्मी भी पहुँच गई थी और उनके साथ फ्लेम सरपेंट भी आ गए थे। अगर ये सब है तो जियो के इलिट कैसे पीछे रहते, वो भी अब जियो के पास जमा होने लगे थे, जिसमें पैंडा, नाइनटेल फॉक्स, गोल्डन आंट,
बुल डीमन, टायरानोसोरस रेक्स, वुली मैमथ, एंशिएंट एम्परर एलिगेटर, हनीपोट बैजर, किंग जाओ, मेड्यूसा, लैंगफैंग, कैनकिन और सारे न्यू रिक्रूट्स भी आ गए थे। वहाँ सब आ गए थे, बस हाइड्रा द 5 हेडेड स्नेक और वेल रह गए थे जो एक मिशन में थे। सबको देख के ज़ीयू मुस्कुराता है और अपने वायर्ड रूट को हवा में लहराने लगता है और देखते ही देखते स्पिरिचुअल टाइड के लिए एक गेट खोल देता है। स्पिरिचुअल टाइड को महसूस करो मेरे बच्चों, इसे अब्सॉर्ब करके ग्रो करो बोल के ज़ीयू अपना कमांड देख के स्पिरिचुअल टाइड में सबके साथ नहाने लगता है, उसे अब्सॉर्ब करने लगता है। सीन शिफ्ट होता है समुद्र की सरफेस में, जहाँ समुद्र की गहराई से एक आईबॉल निकल के आता है जिससे डार्क एनर्जी लीक हो रहा होता है, जो कुछ सिनिस्टर करने का, कुछ इवल करने का प्लान कर रहा होता है। सीन स्टार्ट होता है 10 नेशन अलायंस के एक आउटर सिटी पे, जिसे ब्लैक ड्रैगन तबाह कर रहा था और वहाँ के बेवकूफ लोगों को इस बात का पता भी नहीं चल रहा था। हो रहे इवेंट को डार्कनेस और उसकी आर्मी ऑस्ट्रेलिया से देख रही थी और उससे उनको खुशी भी मिल रही थी। माय किंग, ये ब्लैक ड्रैगन तो तबाही मचा रहा है, अपनी मनमानी कर रहा है, क्या हमें उसे कंट्रोल नहीं करना चाहिए बोल के कैंगरू बीस्ट क्वेश्चन पूछने लगता है और उसका जवाब तुरंत उसे डार्कनेस से मिल जाता है। अरे कोई बात नहीं, इंसानों को तो मरना ही है, चाहे ब्लैक ड्रैगन के हाथों मरे या किसी और वजह से, उनका डेथ इनएविटेबल है बोल के डार्कनेस जोर जोर से हंसने लगता है। वहीं दूसरी तरफ मिस्टी माउंटेन में ज़ीयू ब्लैक ड्रैगन को महसूस कर लिया था और उसके ऐसे रिकवरी से थोड़ा बहुत वो भी शॉक में था। ब्लैक ड्रैगन को वो मरने की हालत में पहुंचा दिया था, अगर ठीक से बोला जाए तो वो पूरी तरीके से मार भी दिया था। वही मरा हुआ ड्रैगन अब फिर से जिंदा हो गया था, 4th ट्रांसन ऑर्डर में पहुंच गया था और ये हो ना हो डार्कनेस का ही काम था। तो ये बात ज़ीयू अच्छी तरीके से समझ गया था। जिन सिटीज को ब्लैक ड्रैगन तबाह कर रहा था, उन्हीं सिटीज में से एक सिटी में अलिसिया और लिंग थे और ज़ीयू उन्हीं के बारे में सोच सोच के परेशान हो रहा था। वो ठीक ठाक रहे बोल के प्रार्थना कर रहा था। ज़ीयू की परसेप्शन अब धीरे धीरे स्ट्रॉन्गर हो रहे थे, उसकी स्पिरिचुअल पावर तो 9 मिलियन से भी ज्यादा हो गए थे। अब टाइम आ गया था कि ज़ीयू 5th ट्रांसन ऑर्डर में पहुंच जाए, क्योंकि वो अगर देरी करेगा तो वो पीछे रह जाएगा, डार्कनेस उसे आगे चला जाएगा और ये वो हरगिज होने नहीं दे सकता। डार्कनेस भी तो धीरे धीरे इवॉल्व हो रहा है, धीरे धीरे बोलना गलत होगा, डार्कनेस तो लंबी छलांग मार रहा है, वो डायरेक्ट 4th ट्रांसन 3rd ट्रांसन में पहुंच रहा है। अगर वो ऐसे ही इवॉल्व होता रहा तो एक टाइम ऐसा आएगा जब वो ज़ीयू को ही निगल जाएगा या फिर ज़ीयू को पोजेस कर लेगा। ज़ीयू तुरंत अपने रूट्स को गैदर करने लगता है और 5th ट्रांसन ऑर्डर में पहुंचने का प्रोसेस स्टार्ट कर देता है। जोरदार आसमान छूने वाली एनर्जी निकलने लगती है, ज़ीयू का पार्ट्स फिर से चेंज होने लगता है। ज़ीयू अब एक विशालकाय पेड़ बन गया था, ब्राउन पीली पेड़ बन गया था और उसका फेशियल स्ट्रक्चर तो अब हरा भरा बन गया था। तभी उसे कुछ अजीब सा लगता है, क्योंकि वो कोई चीज नोटिस जो करता है। प्रीवियसली ज़ीयू जब भी इवॉल्व होता था उसे कोई नया स्किल जरूर मिलता था, अगर नया स्किल ना मिले तो उसका करंट स्किल अपग्रेड जरूर होता था, पर इस बार ऐसा कुछ नहीं हुआ था और ये देख ज़ीयू कंफ्यूज हो गया था, उदास हो गया था। तभी सिस्टम उसके साथ कम्युनिकेट करता है और उसको कुछ इम्पोर्टेंट बताता है। सिस्टम ज़ीयू को बताता है कि ज़ीयू अब 5th ट्रांसन ऑर्डर में पहुंच गया है और अब से उसकी इवोल्यूशन का डायरेक्शन वो खुद चूज करने वाला है। ज़ीयू के पास कई सारे चॉइस थे, जैसे कि सीड ऑफ वाइटलिटी के रास्ते से वो वोल्ट ट्री बन सकता था या फिर थंडर कंट्रोल के रास्ते से वो एक दिन थंडरवुड इमोर्टल बन सकता था, या वो एब्सोल्यूट इवोल्यूशन का रास्ता भी पकड़ सकता था जिससे एक दिन खुद नेचर का वो मैनिफेस्टेशन बन सकता था, नेचर का जीता जागता स्वरूप बन सकता था। ज़ीयू अब कंफ्यूज होने लगा था कि वो कौन सा रास्ता चुने। वो एब्सोल्यूट इवोल्यूशन चूज कर सकता था, पर एब्सोल्यूट इवोल्यूशन तो दो धारी तलवार था, जिसे वो अगर ठीक से कंट्रोल ना करे, ठीक से यूज ना करे तो उसको फायदे से ज्यादा लॉस हो सकता था। वैसे वो थंडर कंट्रोल भी चुन सकता था, जिसकी मदद से वो टाइम की मार को सह पाए, पर वो उसके लिए उतना सुइटेबल नहीं था। पर सीड ऑफ वाइटलिटी, जिस एबिलिटी के साथ वो पैदा हुआ था, जिससे वो एक दिन वर्ल्ड ट्री बन सकता था, वो उसके लिए बेस्ट चॉइस था और उसी एबिलिटी को चूज करके वो कल्टीवेशन शुरू कर देता है, अपने स्किल को अपग्रेड करना शुरू कर देता है। ज़ीयू एब्सोल्यूट इवोल्यूशन
और थंडर कंट्रोल को भी अपग्रेड करना चाहता था, पर इस वक्त वो ऐसा कर नहीं सकता था। हाँ, पर जब उसके पास सफिशिएंट इवोल्यूशन पॉइंट्स गैदर हो जाए तो उन स्किल्स को भी वो अपग्रेड जरूर करेगा, पर फिलहाल के लिए उसका टाइम नहीं आया था। इवोल्यूशन के बाद जियो को एक कैटेगरी में भी रखा गया था। उसका अपना एक रेस बन गया था, एक जाति बन गया था, और वो था अनडाइंग ट्री। जियो अब ओरिजिन ऑफ लाइफ को गैदर कर सकता था और अपने एक बूंद सैप से, लाइफ ऑफ एसेंस से किसी को भी वो जिंदा कर सकता था, मौत के चंगुल से बाहर निकाल सकता था। सीन शिफ्ट होता है ब्लैक ड्रैगन के पास, जो कि एक एक करके कई शहरों से गुजर रहा था और उनको तबाह कर रहा था, मिट्टी में मिला रहा था। ब्लैक ड्रैगन 10 नेशन अलायंस के कई सारे शहरों को तबाह कर दिया था और वो अब हुआशिया किंगडम के एक शहर की ओर बढ़ रहा था। वहाँ के सुपर ह्यूमंस ब्लैक ड्रैगन से लड़ लड़ के थक गए थे, पर उसका वो कुछ बिगाड़ नहीं पाए थे। चलो वापस चलो, हम इस इवल ड्रैगन को यहाँ हरा नहीं सकते। ये फूड ट्रांसन ऑर्डर का बीस्ट है, इसे हराना हमारे लिए इम्पॉसिबल है। ये तुम क्या बोल रहे हो? अगर हम रिट्रीट कर लिए तो हमारे पीछे जो शहर है उसका क्या होगा? अरे बेवकूफ, हमारे पीछे स्मोक सिटी है, वहां से डीमनिक ट्री का टेरिटरी स्टार्ट होता है। अब उस डीमनिक ट्री को इस ड्रैगन से लड़ने दो, चलो यहाँ से भाग चलो, बोल के उस शहर के सुपर ह्यूमंस आपस में बातचीत कर रहे थे और उस ब्लैक ड्रैगन को डीमनिक ट्री के एरिया में लोअर करने की कोशिश कर रहे थे। उसी वक्त वहाँ एक अननोन फिगर था जो कि सर से लेकर पांव तक रोब में ढका हुआ था और हो रहे इवेंट को स्पेक्टेट कर रहा था, देख रहा था। पता नहीं वो कौन था। ब्लैक ड्रैगन सुपर ह्यूमंस का पीछा करते करते सीधा स्मोक सिटी की ओर ही बढ़ रहा था। म्यूटेंट ट्री, मैं तुम्हें मार दूंगा और तुम्हें मार के मैं अपने मास्टर को प्लीज करूंगा, खुश करूंगा, और उसके बाद मैं उस पाइथन को ढूंढूंगा जिसने मेरा बुरा हाल किया था और उस पर्पल पाइथन को मैं तरपा तरपा के मारूंगा, बोल के ब्लैक ड्रैगन हंस हंस के स्मोक सिटी की ओर बढ़ रहा था। और स्मोक सिटी की बाउंड्री में जैसे ही वो पहुंचता है धुंध बढ़ जाती है, आईसाइट नाक के बराबर हो जाता है। पर ब्लैक ड्रैगन वहां नहीं रुकता, वो सीधा मिस्टी माउंटेन की ओर बढ़ने लगता है और इस प्रोसेस में वो मिस्टी माउंटेन के सारे बीस्ट को एक्टिव कर देता है, अलर्ट कर देता है। मिस्टी माउंटेन के सारे बीस्ट ब्लैक ड्रैगन को दूर से ही देख लिए थे और फिलहाल ब्लैक ड्रैगन के साथ कौन लड़ेगा वही डिस्कस कर रहे थे। वो दुश्मन जो आ रहा है वो बहुत पावरफुल है। फिलहाल मास्टर कल्टीवेशन में बिजी हैं, उनको बिना डिस्टर्ब किए उस क्रिएचर से हमें निपटना होगा। मैं इस रीजन को लॉक कर रही हूँ, बोल के नाइनटेल फॉक्स पूरे रीजन को प्रतिबंधित करने लगती है, होने वाले बैटल के लिए प्रिपरेशन करने लगती है। तभी ब्लैक ड्रैगन से लड़ने के लिए एंशिएंट एम्परर एलिगेटर सामने आता है, जो कि अब एक ट्रू ड्रैगन बन गया था, अर्थ एलिमेंट और वाटर एलिमेंट से इम्ब्यून था। उसको तुम मुझ पे छोड़ दो, बोल के एंशिएंट एम्परर एलिगेटर अब बैटल के लिए आगे बढ़ता है। दूसरी तरफ धुंध की वजह से ब्लैक ड्रैगन बहुत इरिटेट हो रहा था, उसे कुछ दिख जो नहीं रहा था। गुस्से में वो मुंह खोल के एनर्जी ब्लास्ट करने लगता है, धुंध को डिस्पर्स करने लगता है, हटाने लगता है। पर जब धुंध क्लियर होता है उसके सामने एक ड्रैगन मुंह खोल के खड़ा होता है। ये ड्रैगन उसकी तरह सर्पेंटाइन ड्रैगन नहीं था, बल्कि एक एंशिएंट प्रजाति का ड्रैगन था। क्या वो ब्लैक ड्रैगन से लड़ पाएगा? क्या उसे वो रोक पाएगा, या ब्लैक ड्रैगन के हाथों वो मारा जाएगा?